नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस सेशन में आपका। मैं अभिषेक सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। और आज हम इस सेशन में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन के बारे में, और जानेंगे कि अभी तक भारत के संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए हैं और उसके तहत क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आप जानते हैं किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। और ढेरों सवाल हैं, असंख्य सवाल हैं जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इससे लाभ होने वाला है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान को बनाया, संविधान का निर्माण किया, तो वो भली भांति इस बात को जानते थे कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव या चेंजेस करने की भी जरूरत पड़ेगी। और आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने का मतलब ही क्या है कि हमारे संविधान में रिफॉर्म्स करने के लिए, सुधार करने के लिए अगर किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है, किसी भी प्रोविजन को रिमूव किया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस या बदलाव किए जाते हैं, तो उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। संविधान में संशोधन करने का ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है और इसका प्रोविजन संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में किया है। तो आज हम जानेंगे कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, और यही वो प्रोविजन है, यही वो प्रक्रिया है जो हमारे संविधान को लचीला अधिक और कठोर कम बनाती है, मोर फ्लेक्सिबल, लेस रिजिड। क्योंकि हमारे संविधान के फीचर्स और विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि हमारा संविधान जो है वो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, वो मिश्रित संविधान है। किसी भी बात को हमने पत्थर की लकीर नहीं कहा है, हमने सीधा सीधा कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है संविधान में सुधार करने की, रिफॉर्म्स करने की, तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर संविधान में संशोधन दो तरीकों से हो सकते हैं, दो प्रकार हैं, दो तरीके हैं जिससे संशोधन किया जा सकता है। एक कहलाते हैं फॉर्मल अमेंडमेंट्स और एक कहलाते हैं इनफॉर्मल अमेंडमेंट्स। यानी कि एक औपचारिक संशोधन होते हैं और एक अनौपचारिक संशोधन होते हैं। अगर हम इनफॉर्मल अमेंडमेंट्स की बात करें, अनौपचारिक संशोधनों की बात करें, तो ज्यादातर सर्वोच्च न्यायालय में जो विभिन्न केसेस और विभिन्न वाद होते हैं, उन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार ही क्या किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ये फॉर्मल अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कानूनों को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। लेकिन फॉर्मल अमेंडमेंट्स, औपचारिक संशोधन, हम उन्हें कहते हैं जिसके तहत एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश करके संसद में, और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल अमेंडमेंट्स। लेकिन संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन। और साधारण बहुमत का मतलब आप जानते हैं कि भाई दोनों सदनों के कुल उपस्थित सदस्यों और मत देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, सिर्फ मेजॉरिटी या बहुमत से ही बिल क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा और संविधान में संशोधन करना संभव है। दूसरा तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन, जिसका मतलब सीधे सीधे है कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित लोगों की संख्या और मत देने वाले संख्या का 2/3 से अधिक बहुमत मिलने पर संविधान में संशोधन होता है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। कहने का मतलब संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन और साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें सबसे पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया जाएगा। उसके बाद
ये राज्यों को सौंपा जाएगा और कम से कम 50% से अधिक राज्यों के द्वारा इसे सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत से पारित किया जाना भी अनिवार्य है। ये वो 3 तरीके हैं जिससे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो आइए इस क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम जल्दी से जानते हैं कि अभी तक हमारे संविधान में कौन कौन से संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए संविधान संशोधन का ये बेस्ट सेशन रहेगा, ये बेस्ट वीडियो रहेगी और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक हमारे संविधान में हुए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया, लेकिन उसी के अगले साल 1951 में ही हमें अपने संविधान में सबसे पहला संशोधन करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 या प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में किया गया। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई, उन्हीं को दूर करने के लिए 1951 में हमारे संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया। आप जानते हैं इस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ही हमारे संविधान में सबसे पहला संशोधन कर दिया गया। इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस किए गए? सबसे पहला, आर्टिकल 15(4) वॉज एडेड टू द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़ दिया गया। और आप जानते हैं, अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 हमारा एक मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू इक्वालिटी या समानता के अधिकार में आता है। और आर्टिकल 15 के ही तहत प्रोविजन किया गया है प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध आर्टिकल 15 के तहत लगाया गया। लेकिन आर्टिकल 15 का 4 जोड़कर यह प्रोविजन किया गया कि भाई राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हालांकि राइट टू इक्वालिटी को यह कहीं ना कहीं भंग करता है, लेकिन फिर भी जो लोग हमारे देश में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए ही आर्टिकल 15 के 4 को जोड़ दिया गया और राज्य को अधिकार दे दिया गया कि वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप जानते हैं उचित प्रतिबंध व्यवस्था की गई। आर्टिकल 19 के 2 में कुछ संशोधन करके कुछ और आधारों को जोड़ दिया गया, जिसके तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन के ही तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। शेड्यूल 9 वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी के तहत बनाए गए लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार के कानून। थ्रू दिस अमेंडमेंट द 9th शेड्यूल वॉज एडेड अंडर विच लैंड रिलेटेड लॉज वर गिवन प्रोटेक्शन एंड दीज लॉज वर केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हम सब जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया और इन विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब, किसी की भी भूमि के अधिग्रहण को अगर किया जाता है तो वह उसके खिलाफ उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए इसी संविधान संशोधन के तहत 2 नए आर्टिकल्स, 2 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए, एक आर्टिकल 31A और एक आर्टिकल 31B। आप जानते हैं आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसी के साथ आर्टिकल 31A और 31B 2 और नए आर्टिकल से जोड़े गए। आर्टिकल 31A के तहत आप जानते हैं कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है, जो ये प्रावधान करता है कि भाई अगर संसद के द्वारा कोई भी विधि बनाई जाती है तो उस विधि को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित किया जा सकता है। और ये ज्यादातर जो विधियां होंगी
वो संपत्ति के अधिग्रहण और संपत्ति के ही प्रबंधन से संबंधित होंगे। और इसके अलावा आर्टिकल 31 बी को जोड़कर प्रावधान कर दिया गया कि भाई अनुसूची 9 के तहत जो भी भूमि सुधार के कानून बनाए गए हैं उन्हें वैधानिक दर्जा या उन्हें मान्यता प्रदान की गई आर्टिकल 31 बी के तहत। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952। इसके बाद हमारे संविधान में दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट वाज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस ऑफ 1951। इसी संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। याद कीजिए आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 82, जो सीधे सीधे प्रावधान करता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद या आफ्टर एवरी सेंसस द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और द पार्लियामेंट शुड बी रीएडजस्टेड। आर्टिकल 82 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यसभा और लोकसभा की सीटों में पुनः आवंटन किए जाने चाहिए या उन्हें पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। तो जब 1951 में सेंसस हुआ, जो कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला सेंसस, सबसे पहली जनगणना थी, तो उसी के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया गया, पुनः निर्धारित कर दिया गया। यह वो महत्वपूर्ण प्रोविजन था जो दूसरे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1954, तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1954। बाय दिस अमेंडमेंट द कॉन्करेंट लिस्ट वाज इंक्लूडेड इन इट्स सब्जेक्ट्स लाइक फूड ग्रेन्स, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड रॉ कॉटन एटसेट्रा। तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1954 में लाया गया, और आप जानते हैं कि इस संशोधन के तहत संवर्ती सूची में संशोधन करके इसमें खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को सम्मिलित कर दिया गया। आप जानते हैं संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का या केंद्र का होता है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है या राज्य सरकार का होता है। और संवर्ती सूची, जिसका प्रावधान हमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की थी। संवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो संवर्ती सूची में 3 विषय जोड़े गए 1954 में तीसरे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो थे खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955, चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1955 में हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में जो कठिनाई उत्पन्न हुई उसी को दूर करने के लिए 1955 में हमारा चौथा संविधान संशोधन क्या किया गया, पारित किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस, in case of personal property being taken over by the state in public interest, the court cannot review it for compensation। और यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनः निरीक्षण नहीं कर सकता है। यह प्रावधान 1955 में जब हमारा चौथा संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत कर दिया गया। इसके बाद फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955, 1955 में हुआ 5वां संविधान संशोधन। और इसके तहत बाय अमेंडिंग आर्टिकल 3 इट वाज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल दैट इफ द स्टेट्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड देन द बिल विल बी कंसिडर्ड पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज अ टाइम लिमिट वाज फिक्स्ड फॉर द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में व्यवस्था की गई। और वो व्यवस्था ये थी कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा, अर्थात राज्यों की सहमति हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। और आप जानते हैं आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 3 के ही तहत भारत में नए राज्यों के गठन और एवं राज्य के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और ये एकमात्र ऐसा विधेयक है, या आप कह सकते हैं कि भाग 1 का ये वो विधेयक है जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी या राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में
पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्यों को सीमा निर्धारित कर दी गई कि अगर इस निर्धारित अवधि में आप अपनी राय नहीं देते हैं तो उसे संसद में पारित मान लिया जाएगा, हम आपका इंतजार नहीं करने वाले हैं। अगला, सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, छठा संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ 1956 में। बाय इंक्लूडिंग 92A in the union list of the 7th schedule of the constitution, the central government was given the power to impose tax on interstate purchase and sale. संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 92A को शामिल करके केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। और आप जानते हैं कि अगर हम शेड्यूल 7 अनुसूची 7 की बात करें तो उसी में हमारे तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियों के विषयों को क्या किया गया है, उल्लिखित किया गया है। तो उसी में संघ सूची में यूनियन लिस्ट में एक और विषय जोड़ दिया गया जिसका प्रोविजन 92A के तहत कर दिया गया। इसके अलावा बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स 230 एंड 231 द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स वाज एक्सटेंडेड टू यूनियन टेरिटरीज एज वेल। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल 230 और 231 दोनों ही किससे संबंधित है, उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट से। तो उसी में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया और उन्हें संघ राज्य क्षेत्रों पर भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अ हाई कोर्ट वॉज प्रोवाइडेड फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया। बिल्कुल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं या हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट या एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन साथ में आर्टिकल 231 ये प्रोविजन करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और आप जानते हैं इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ तीनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा के लिए भी संयुक्त हमारे पास उच्च न्यायालय है, दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट। और साथ में आप जानते हैं कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जो जुडिशरी है वो भी कहां से चलती है, बॉम्बे हाई कोर्ट से। ये प्रोविजन 1956 में कर दिए गए थे छठे संविधान संशोधन के तहत। अगला देखेंगे, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड टू रिजॉल्व द डिमांड फॉर द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड टू इंप्लीमेंट द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यह संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों की मांग का समाधान करने व राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1953 में ही आया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे। और इसी आयोग के द्वारा भारत में भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों की मांग को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए उसी को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। और आप जानते होंगे इसी संशोधन के माध्यम से ए, बी, सी और डी श्रेणियों के रूप में पहले से चले आ रहे राज्यों के वर्गीकरण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में जो राज्य थे वो 4 कैटेगरीज के हुआ करते थे, ए, बी, सी और डी कैटेगरीज। लेकिन उसको पूरी तरीके से समाप्त करके 1956 में आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 से हमारे देश में 14 नए राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों का गठन कर दिया गया। तो वो किस अमेंडमेंट से हुआ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से। और इसके अलावा आर्टिकल 1 और 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आल्सो अमेंडेड। इसी के तहत संविधान के अनुच्छेद 1 तथा 4थी अनुसूची में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 1 आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन राज्यों में राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों को क्या किया गया, शामिल किया गया। हमारे देश में बने 14 स्टेट्स 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज या 6 संघ शासित क्षेत्र। इसके अलावा 4th शेड्यूल 4थी अनुसूची की अगर हम बात करें
तो आप जानते हैं इसमें होता है एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा सदस्यों का आवंटन जो है वो अनुसूची 4 में है, तो उसमें भी क्या कर दिए गए, संशोधन कर दिए गए। स्वाभाविक सी बात थी। इसके बाद 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1959, 1959 में हमारे संविधान में हुआ 8वां संशोधन। और आप जानते हैं अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं में जो आरक्षण की अवधि थी उसे 20 वर्ष कर दिया गया। कहने का मतलब आप जानते होंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आर्टिकल 334 के तहत अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए रखा गया। आप जानते हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों और एंग्लो इंडियंस के लिए क्या किए गए, आरक्षण के प्रावधान किए गए, लेकिन इस आरक्षण की अवधि को मात्र 10 वर्ष के लिए रखा गया। और यह प्रोविजन किया गया कि 10 वर्ष के बाद ये जो प्रोविजन है ये समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति वो वर्ग था हमारे समाज का जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या था, पिछड़ा हुआ था। तो सामाजिक रूप से ही उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए ये प्रावधान आरक्षण का किया गया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भी अनुसूचित जाति जनजातियों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसकी अवधि 10 वर्ष रखी गई। लेकिन जब उसकी अवधि खत्म होने को आई, जो कि 1960 में खत्म होनी थी, तो 1959 में ही उस आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। कहने का मतलब अब आरक्षण की जो अवधि थी वो और 10 साल के लिए क्या करती गई, बढ़ा दी गई। ये 8वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। इसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए भूमि सीमा समझौता को लागू करने के लिए ही 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 पारित किया गया, और जिसके तहत पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो बेरूबारी और खुलना क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंप दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। ये एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लेकिन यहां पर संविधान संशोधन करना क्यों जरूरी था? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाले कानूनों को तो 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर भारत राज्य अपने किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपता है या किसी और देश को देता है, तो फिर अनुच्छेद 368 के ही तहत संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अगर कोई बाहरी राज्य आकर हमारे देश में शामिल होता है या हम किसी राज्य का गठन करते हैं, तो वहां पर 368 के तहत संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने किसी क्षेत्र या अपने किसी पार्ट, अपने किसी एरिया को किसी को सौंपा, तो फिर संविधान में संशोधन करना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। अगला 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दादरा और नगर हवेली जो कि पहले पुर्तगालियों के शासन के ही अंतर्गत आते थे, उन्हें पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया और उन्हें केंद्र शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। यह 10वां संविधान संशोधन था 1961 में। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इट प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है या अपूर्ण है। यह प्रावधान 1961 में कर दिया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1962 में हुआ। बाय दिस गोवा एंड दमन एंड दीव वर डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दोस्तों आप जानते हैं कि 1961 में ही गोवा और दमन दीव को भी पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करा लिया गया था।
गोवा और दमन दीव भी भारत संघ का अभिन्न अंग बने और 1962 में 12वें संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव दोनों को भी यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1962 में हुआ। बाय दिस नागालैंड वाज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट and included in the first schedule of the constitution, and special provisions were made in the relation to Nagaland by adding article 371A to the constitution। इसके द्वारा नागालैंड को राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, यानी कि नागालैंड बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड को भारत का राज्य बना दिया गया। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे 1956 में हमारे देश में 14 राज्य बने थे। उसके बाद 1960 में जब बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ तो उसके तहत बंबई राज्य से गुजराती भाषियों को अलग करके 15वां राज्य गुजरात बना दिया गया, जो कि हमारे देश का 15वां राज्य था। उसके बाद देश का 16वां राज्य बना नागालैंड। इसका नाम अनुसूची 1 में शामिल किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अनुच्छेद 371 जिसके तहत आप जानते हैं कि बंबई और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, उसी के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया जो था आर्टिकल 71A, और इसके तहत नागालैंड के लिए भी विशेष प्रावधान कर दिए गए। अगला 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, पुडुचेरी और पौंडीचेरी was made a part of India and was given the right to establish a legislative assembly and council of ministers in the union territory। पौंडीचेरी को भारत का अंग तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया। पौंडीचेरी जो कभी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, जो कभी फ्रांसीसी उपनिवेश का पार्ट हुआ करती थी, उसे भारत संघ का अभिन्न अंग बना लिया गया था। लेकिन इसे आप जानते हैं अधिकार दिया गया कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का भी गठन किया जा सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहां पर एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी पुडुचेरी वो यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी विधानसभा भी है और जहां पर 30 सदस्यों की विधानसभा होती है। इसके अलावा आर्टिकल 293A वाज एडेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर पौंडीचेरी और देन पौंडीचेरी। अनुच्छेद 293 का जोड़कर पुदुचेरी तत्कालीन पौंडीचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन हेतु प्रावधान किया गया। अगला 15th Constitution Amendment 1963, the retirement age of judges of High Court was increased from 60 to 62 years। आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु वर्तमान में 62 वर्ष है। ये पहले 60 वर्ष हुआ करती थी। 1963 में 15वें संविधान संशोधन के ही तहत इस उम्र को 60 से बढ़ाकर कितना किया गया था? 62 किया गया था। और साथ में अ न्यू आर्टिकल 224A was added to provide for the appointment of retired high court judges to the high court। एक नया अनुच्छेद 224 का जोड़ दिया गया जो कि उच्च न्यायालयों से ही संबंधित है, और इसमें उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, to protect the sovereignty and integrity of the state can impose reasonable restrictions on the fundamental rights। इसके तहत प्रावधान किया गया कि राज्य देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा हेतु राज्य मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। संघ से अलग होने तथा संघ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब, अगर कोई भी संघ को भंग करने का प्रयास करेगा या संघ से अलग होने का प्रयास करेगा तो वो भी पूरी तरीके से इलीगल, पूरी तरीके से अवैध हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम 1963 की बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे प्रीएम्बल, हमारी प्रस्तावना में अखंडता या इंटीग्रिटी शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964।
लैंड रिफॉर्म एक्ट्स पास्ड बाय केरला एंड मद्रास स्टेट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान इसी अधिनियम या इसी संशोधन के तहत किया गया। इसके बाद 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966, आर्टिकल 3A was added to provide that parliament can constitute a part of a state or union territory। अनुच्छेद 3 का को जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि संसद किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकता है। और आप जानते हैं पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की भी स्थापना की गई इसी के तहत। और आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को ही हमारे देश का 17th स्टेट 17वां राज्य बना हरियाणा, क्योंकि पंजाब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किए गए और पंजाब से पंजाबी भाषी और हिंदी भाषियों को अलग अलग कर दिया गया। पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब रहा और हिंदी भाषियों या हरियाणवी भाषियों के लिए हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1966 में हुआ। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट। अगर निर्वाचन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद होता है तो आप जानते हैं कि उसकी सुनवाई किसके तहत किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा। तो 1966 में ही प्रावधान किया गया था कि निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966, इसके तहत एक नया आर्टिकल 233A जोड़ दिया गया और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की जा सकती है या की गई, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 233 के ही तहत हम बात करते हैं किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के बारे में। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 या शेड्यूल 8 में जब संविधान को लागू किया गया तो उसमें 14 लैंग्वेजेस या 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था, लेकिन अनुसूची 8 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ दी गई 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। और हमारी 8वीं अनुसूची में अब भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो चुकी थी? 15 हो चुकी थी। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969, मेघालय स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम असम स्टेट एंड एस्टैब्लिश्ड एज अ न्यू स्टेट। असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। भाई अभी तक मेघालय असम का ही सहराज्य हुआ करता था, लेकिन उसे असम से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करके नए या पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसके लिए विशेष प्रावधान भी कर दिए गए। अभी अभी हमने बात की थी कि नागालैंड को विशेष प्रावधान या विशेष प्रोविजंस नागालैंड के लिए आर्टिकल 371A में किए गए, तो मेघालय के लिए 371B में ये प्रोविजंस या प्रावधान कर दिए गए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। बाय दिस द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 10 years। 1959 में 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके तहत अनुसूचित जाति जनजातियों के लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि ये अभी तक 1970 तक किया गया था, लेकिन अब इसका प्रोविजन कर दिया गया 1980 तक। नेक्स्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए ही यह संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। आप कह सकते हैं
कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जिसमें आर्टिकल 368 में ही संशोधन किया गया है। तो आर्टिकल 368 में पहली बार संशोधन किया गया 1971 में इंदिरा गांधी सरकार में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। और यह प्रोविजन कर दिया गया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होता है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए या उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। दैट वॉज कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव परमिशन और ही विल बी बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये 1971 में किया गया था 24वां संशोधन। अगला देखें, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और इसी के तहत एक और प्रोविजन किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। और आप जानते हैं अनुच्छेद 13 क्या प्रावधान करता है? टर्मिनेशन ऑफ लॉज मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना ही अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की बात भी अनुच्छेद 13 के तहत की गई है। इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य घोषित किया। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, इसके द्वारा अनुच्छेद 31 के खंड 2 का संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 31 ग या 31 सी को जोड़ दिया गया। यह भी 1971 में किया गया था। 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ या प्रीवी पर्स मामले से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया जो था आर्टिकल 263A। और ध्यान रखेंगे, इसी के तहत भूतपूर्व राजाओं की प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखेंगे भाई। जो भूतपूर्व राजा महाराजा हुआ करते थे, रियासतों के राजा हुआ करते थे, उनके सारे के सारे प्रिविलेजेस, सारे के सारे विशेषाधिकारों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। इस संशोधन के द्वारा 2 नए आर्टिकल्स, 2 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए और वो क्या क्या थे? पहला आर्टिकल 239B और दूसरा आर्टिकल 371C। नेक्स्ट, 28th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972, आर्टिकल 312A was added to the constitution and आर्टिकल 314 was repealed। संविधान में अनुच्छेद 312A को जोड़कर अनुच्छेद 314 को निरसित कर दिया गया। अगला सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स या सारे के सारे अनुच्छेदों का भी क्या करेंगे, यहां पर क्विक रिवीजन करेंगे और जानेंगे किस किस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972, 29वां संविधान संशोधन 1972, केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969-71 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इनकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। ये 29वें संशोधन के तहत हुआ 1972 में। 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972, आर्टिकल 133 वॉज अमेंडेड। इसके तहत अनुच्छेद 133 में संशोधन कर दिया गया और इसके अनुसार भाई अनुच्छेद 133 की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। इसी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में दीवानी विवादों यानी कि सिविल केसेस में अपील के लिए 20,000 रुपए से अधिक मूल्य की सीमा समाप्त कर दी गई। पहले ये सीमा हुआ करती थी कि 20,000 मूल्य से अधिक के ही सिविल केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इस सीमा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, जिसके तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया। और आप जानते हैं कि
अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा की संरचना, और इसी में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973, 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। इसके तहत अनुच्छेद 371 डी 371 डी में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए और साथ में 371 ई जोड़कर संसद को आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में नियम बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 371 डी और 371 ई संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश वही राज्य जो कि भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य। अगला, 33rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 190 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बलपूर्वक त्याग पत्र नहीं दिलवाया जा सकता। यह प्रावधान 1974 में किया गया था। आप देख सकते हैं, साफ साफ पता चल रहा है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनकी सरकार में सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन हुए हैं, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। ऐसे ही नहीं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्या है? आप जानते हैं, सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया एज एन एसोसिएट स्टेट। भाई 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के ही तहत सिक्किम को भारत राज्य संघ में शामिल करके भारत राज्य का अभिन्न अंग बनाया गया और इसे एक एसोसिएट स्टेट या सह राज्य का दर्जा दिया गया और इसे आप जानते हैं कि असम के सह राज्य के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन अगले ही साल 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, जिसका नाम प्रथम अनुसूची या शेड्यूल 1 में शामिल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 371 सी के तहत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान भी कर दिए गए। 37th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके तहत आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 240 में अमेंडमेंट्स या संशोधन किया गया। और वो क्या था? अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना से संबंधित व्यवस्था की गई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो अभी तक क्या था? यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। अनुच्छेद 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान बना दिया गया। कहने का मतलब आप जानते हैं कि 1975 में 1975 में ही इंटरनल डिस्टरबेंस या आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे देश में इमरजेंसी या आपातकाल लगवाया गया था। लेकिन साथ में एक संविधान संशोधन भी कर दिया था कि अगर आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और साथ में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामलों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब पूरी तरीके से मनमानी, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं, कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो उसे भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया? परे कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये प्रोविजन 1975 1975 में कर दिया गया।
40th Amendment 1976. By this, some acts were included in the 9th schedule. इसके द्वारा भी 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को शामिल कर दिया गया। 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 आर्टिकल 316(2) में संशोधन करके राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर कर दी गई 62 वर्ष या 62 ईयर्स। पहले हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया गया था, 60 से 62 कर दिया गया था, लेकिन 1976 में अब लोक सेवा आयोगों के यानी कि राज्य लोक सेवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट एज जो कि अभी तक 60 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। ये काम भी 1976 में हुआ। और इसके बाद आता है हमारे संविधान में अब तक हुआ सबसे बड़ा संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। जी हां, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन है। और क्योंकि इस संशोधन के तहत कुल 52 आर्टिकल्स, कुल 52 अनुच्छेदों में क्या किए गए, चेंजेस किए गए, संशोधन किए गए। ये अब तक हमारे संविधान का हुआ सबसे बड़ा संशोधन है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसके तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया भाग 4A, भाग 14A और भाग 9A। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4A, 14A तथा 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे उद्देशिका या प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। सबसे पहला था इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और आप जानते हैं ये आर्टिकल 39A के तहत जोड़ा गया। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 43A के तहत। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन व वन्य जीव की सुरक्षा, जो कि आर्टिकल 48A के तहत जोड़ा गया। इसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर मेंशन्ड बाय एडिंग आर्टिकल 51A इन न्यू चैप्टर पार्ट 4A। एक नए अध्याय संविधान का भाग 4A जोड़कर उसमें आर्टिकल 51A जोड़ दिया गया और उसमें भारतीय नागरिकों के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज या 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर दिया गया, जो कहां से ली गई, रशिया से ली गई। इसके अलावा एक संशोधन किया गया आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। आप जानते हैं आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का ही प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य मंत्रिपरिषद की ही सलाह से करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है वो उसे मानने के लिए अब बाध्य भी होगा। ये प्रोविजन आर्टिकल 74 या अनुच्छेद 74 के तहत कर दिया गया। इसके बाद सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एटसेट्रा वर ब्रॉट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट।
इसके अलावा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, जीवों पक्षियों की सुरक्षा, बाढ़ तथा माप आदि विषयों को संवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों की संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया कि सेंसस के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। और साथ में राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भी भाग में अनुच्छेद 252 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यह प्रावधान भी कर दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। भाग 14 ए जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 223 ए और 223 बी ऐड कर दिए गए या जोड़ दिए गए। इसके अलावा संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोविजन कर दिया गया। ये थे सारे के सारे वो महत्वपूर्ण संशोधन जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किए गए। इसके बाद 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977, 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं 1977 में पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी और जनता पार्टी की सरकार हुई और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के समय में यह संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, यह संशोधन भी अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह संशोधन किया था। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। वहां पे आर्म्ड रिबेलियन शब्द या सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दी जाए, यह प्रावधान किया गया। मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं आर्टिकल 31 को हटाकर उसका प्रावधान अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार या लीगल राइट के रूप में शामिल करके इसको दर्जा दे दिया गया। और अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1) का F, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, और अगर दोबारा मंत्रिमंडल के द्वारा वो सलाह दी जाती है तो फिर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। यानी कि जो 42वें संशोधन में हुआ उसी को बदल बदल कर नए प्रावधान 44वें संशोधन में कर दिए गए। इसी संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कार्यकाल को या अवधि को फिर से 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। और साथ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की आधिकारिकता पुनः किसको दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट 45th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1980, इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के आरक्षण को फिर से 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब अब यह आरक्षण 1990 तक रहेगा। 46वां संविधान संशोधन 1982 कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दर और वसूली के एक समान व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ सेल्स टैक्स एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ collection was adopted in respect of some goods. Next, 47th Constitution Amendment 1984. Some more acts were added in the 9th schedule of the Constitution. संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ दिया गया।
48th अमेंडमेंट 1984, संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया 48वें संशोधन 1984 में। नेक्स्ट 49th अमेंडमेंट 1984, 49वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि पारित हुआ 1984 में। अनुच्छेद 244 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 50th अमेंडमेंट 1984, 50वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 1984 में। अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों को मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और आप जानते हैं मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के पास मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। 51st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1984, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इसके तहत मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। साथ में नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये 1984 में हुआ 51वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसके अलावा 52nd अमेंडमेंट 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके तहत आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 में संशोधन कर दिए गए और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। आप जानते हैं ये राजीव गांधी सरकार में हुआ था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, और इसी के तहत हमारे संविधान में 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था और दल बदल पर निषेध का कानून पारित किया गया था। 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। आप जानते हैं इसके तहत मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया तथा आर्टिकल 371 जी के तहत या जी को जोड़कर मिजोरम को 23वें राज्य के लिए या मिजोरम को 23वां राज्य बनाकर विशेष व्यवस्था की गई। नेक्स्ट 54th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, जिसके तहत शेड्यूल 2 के पार्ट डी में कुछ चेंजेस किए गए और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किए गए। नेक्स्ट 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आप जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ असम नेफा कहा जाता था और साथ में आर्टिकल 371 जे जोड़कर इसके लिए विशेष प्रावधान या विशेष व्यवस्था भी कर दी गई। अगला 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके तहत गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। और आप जानते हैं हमारे देश का 25th स्टेट, 25वां राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, गोवा अस्तित्व में आया 1987 में। और साथ में अनुच्छेद 371, साथ में अनुच्छेद 371 जे के तहत गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान भी किया गया। लेकिन आप जानते हैं गोवा विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 40। 57th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अगला 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987।
राष्ट्र को संविधान का प्रमाणित हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। द नेशन वॉज ऑथोराइज्ड टू पब्लिश अ सर्टिफाइड हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 59th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। क्या क्या काम हुए? सबसे पहला, पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ा देने की व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा केंद्र पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यह प्रावधान किया गया। आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रोविजन किया गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसमें एक्सेप्शन बना दिया गया पंजाब की, अगर केंद्र चाहे तो पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में ही निलंबित कर सकते हैं। यानी कि यह प्रावधान कर दिया गया कि भाई अगर राज्य चाहे तो पंजाब में जीवन जीने के अधिकार को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि हमारे 2 मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी कभी भी निरस्त नहीं किए जा सकते, लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस पंजाब के लिए करने पड़े। 60th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके तहत आर्टिकल 276(2) was amended to increase the maximum limit of tax levied by municipalities from 250 to 2500। अनुच्छेद 276(2) में संशोधन करके नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। बाय अमेंडिंग आर्टिकल 326, आप जानते हैं आर्टिकल 326 में है यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत हुआ था, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और आर्टिकल 326 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछते हैं। नेक्स्ट, 62nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एक बार फिर से लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की और वृद्धि कर दी गई। कहने का मतलब अब वर्ष 2000 तक ये आरक्षण का जो प्रावधान है उसे एक्सटेंड कर दिया गया, उसे बढ़ा दिया गया। इसके बाद 63rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके तहत द प्रोविजन ऑफ 59th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज एबोलिश्ड। इसके द्वारा 59वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो कि अभी हमने अभी डिस्कस किया। अगला 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। By adding the third provision in Article 356(4), the maximum period of emergency in respect of Punjab was made 3 years 6 months instead of 3 years। अनुच्छेद 356(4) में तीसरा प्रावधान जोड़कर पंजाब के संबंध में आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से या 3 वर्ष की जगह 3 वर्ष 6 माह कर दी गई। कहने का मतलब पंजाब में इमरजेंसी का ड्यूरेशन बढ़ते ही जा रहा था। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990।
By amending Article 338, provision was made for the formation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission. आप जानते हैं पहले अनुच्छेद 368 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया और एससी एसटी कमीशन लाया गया, एससी एसटी आयोग लाया गया। नेक्स्ट, 66th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। सम मोर एक्ट्स वर इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी तहत 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट, 67th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। By amending Article 356, the period of President's rule in Punjab was made up to 4 years. 6 महीने और बढ़ा दिए गए। अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 4 वर्ष तक कर दिया गया। नेक्स्ट, 68th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। आर्टिकल 356 was amended to extend the period of president's rule in Punjab to 5 years. अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को अब 5 वर्ष कर दिया गया, अब 5 years कर दिया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इंपॉर्टेंट है, संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239A और 239B जोड़े गए, जिनके अंतर्गत संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया गया। A provision for a 70-member legislative assembly and a 7 members council of ministers was made for Delhi. दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया 1991 में। इसके अलावा 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। A provision was made for inclusion of members of the Legislative Assembly of the Union Territories of Delhi and Puducherry in the Electoral College of the President. Important है, दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। अभी तक केवल संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल थे, लेकिन पहली बार उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी या पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी जोड़ दिया गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। संविधान की 8वीं अनुसूची में इसके तहत और 3 भाषाओं को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, या कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को सम्मिलित कर दिया गया। और अब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची या 8th शेड्यूल में भाषाओं की संख्या बढ़कर, अभी तक 15 थी, अब बढ़कर कुल कितनी हो गई, 18। नेक्स्ट, 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। The number of seats in the Tripura Legislative Assembly was increased to 60 and seats were reserved for scheduled tribes in the same proportion. त्रिपुरा विधानसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया तथा
उसी के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का भी प्रोविजन या प्रावधान किया गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बाय एडिंग पार्ट 9 एंड आर्टिकल 243 to 243N and 11th schedule to the constitution, provision was made for the establishment of पंचायती राज। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से लेके 243 यानी कि ओ और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। और दोस्तों आप जानते हैं ये वही संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके तहत हमारे संविधान में शेड्यूल 11 अनुसूची 11 को भी जोड़ा गया और अनुसूची 11 को जोड़कर उसमें पंचायतों से संबंधित 29 सब्जेक्ट्स या 29 विषयों को भी जोड़ दिया गया। ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार में हुआ था 1992 में। भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उन्हीं की सरकार में यह काम किया गया था। इसी साल हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके तहत भाग 9A को जोड़कर आप जानते हैं 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया और हमारे देश में म्युनिसिपैलिटीज या अर्बन लोकल गवर्नेंस या नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इसी के तहत आप जानते हैं कि शेड्यूल 12 को जोड़कर या हमारे संविधान में जोड़ी गई अनुसूची 12, जिसके तहत नगर पालिकाओं से संबंधित कुल 18 सब्जेक्ट्स या 18 विषयों को जोड़ दिया गया। ये था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। बाय दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 223A was amended and provision was made for tribunals in the states of resolve disputes between tenants and landlords quickly। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 223A में संशोधन कर किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए राज्यों के न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई। ये 1994 में लाया गया था 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला देखें 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1994, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। By amending the 9th schedule of the constitution, the act passed by the Tamil Nadu government providing for 69% reservation in government jobs for backward classes was included in the 9th schedule। संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करके तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995,
77वां संविधान संशोधन 1995. By adding subsection 4A to Article 16, provision was made that reservation can be given to the scheduled caste tribes for promotion in services under the state. अनुच्छेद 16 के उपखंड 4 का को जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं राइट टू इक्वालिटी हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आर्टिकल 16 के 4 के तहत है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अभी तक तो केवल और केवल लोक नियोजनों में या एम्प्लॉयमेंट्स में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके तहत पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन में भी अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, जिसमें उपखंड 4A को जोड़ दिया गया। 78th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995, 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995. 27 additional acts related to land reforms were added to the 9th schedule of the constitution so that they could not be subject to judicial review. The total number of acts included in the 9th schedule was now became 284. संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़ दिए गए, जिससे उनका न्यायिक पुनरावलोकन न किया जा सके। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों को अब तक या अधिनियमों की अब तक कुल संख्या बढ़कर 284 हो गई, 284। नेक्स्ट 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, 79वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2000। द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट legislative assembly was extended by 10 years from the date of implementation of the constitution to 60 years, that is till 2010. Article 334 was also amended by this. वही जो हर 10 साल के बाद होता आ रहा है, फिर से हुआ। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाकर संविधान लागू होने की तिथि से 60 वर्ष तक अर्थात 2010 तक कर दिया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में भी संशोधन किए गए। और आप जानते हैं अनुच्छेद 334 में ही क्या है? ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन या आरक्षण की अवधि। नेक्स्ट 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, 80वां संविधान संशोधन वर्ष 2000। This amendment was made on the basis of the recommendation of the 10th Finance Commission. यह संशोधन 10वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। Under this, it was recommended to give 29% grant to the states from the income from some central taxes and duties. इसके अंतर्गत कुछ केंद्रीय करों तथा शुल्कों से होने वाली आय से राज्यों को 29% अनुदान देने की अनुशंसा की गई। और साथ में दिस अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 1, 1996। और ध्यान रखेंगे इस संशोधन को 1 अप्रैल 1996 से लागू भी कर दिया गया। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000। The 50% limit of reservation set by the Supreme Court in government jobs for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes was abolished. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सरकारी नौकरियों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। वो जो 50% की लिमिट रखी गई थी उसे समाप्त कर दिया गया वर्ष 2000 में। नेक्स्ट 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, 82वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2000।
Permission was given to relax the minimum marks for the candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribes in case of promotions for recruitment to vacant reserved post in the government jobs in the states. राज्यों की सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त पदों की भर्ती हेतु पदोन्नतियों के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति दी गई है ना। आजकल स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, किसी को ज्यादा मार्क्स पे भी नौकरी नहीं मिल रही, किसी को कम मार्क्स पर भी मिल रही है। तो भाई न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट, 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, 83वां संविधान संशोधन वर्ष 2000। इसके तहत क्या हुआ? परमिशन वॉज गिवन टू नॉट मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बट इट इज नोट वर्दी that this exemption was given to Arunachal Pradesh as there was no scheduled caste in the state. पंचायती राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई, परंतु यह उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट दी गई। जब अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति है ही नहीं, तो इसलिए ये छूट दे दी गई। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2001। बाय अमेंडिंग क्लॉज 4A ऑफ आर्टिकल 16, रेट्रोस्पेक्टिव seniority has been kept in the matter of promotion of a class instead of the matter of promotion of a class। इसका मतलब है अनुच्छेद 16 के खंड 4A में संशोधन करके किसी वर्ग की पदोन्नति के लिए विषय के स्थान पर किसी वर्ग के पदोन्नति के मामले में भूतलक्षी वरिष्ठता रखी गई है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो हम सब जानते हैं, प्रोविजन वॉज मेड टू रिकॉग्नाइज कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई। और आप जानते हैं इसी के तहत आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड इन आर्टिकल 51A। इसके अलावा आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया और आर्टिकल 45, ये 3 आर्टिकल्स थे जिसमें चेंजेस बदलाव किए गए थे। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 51A का 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना उनके माता पिता एवं अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 45 आप जानते हैं 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। तो कहने का मतलब ये फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जोड़ा गया और ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड किया गया। नेक्स्ट, 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003। The base year of the population in the elimination of Lok Sabha and state assemblies was changed from 1991 to 2001। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के परिसीमन में जनसंख्या के आधार को वर्ष 1991 के स्थान पर वर्ष 2001 कर दिया गया। यानी कि 2001 के ही सेंसस के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाएगा। 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003,
88वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2003 में लाया गया। आर्टिकल 268 ए को जोड़ दिया गया और प्रोविजन कर दिया गया किसका? सर्विस टैक्स का, यानी कि सेवा कर का। अनुच्छेद 268 ए को जोड़कर सेवाओं पर कर, यानी कि टैक्सेस ऑन सर्विस, या जिसको हम सर्विस टैक्स कहते हैं, उसका प्रोविजन या उसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003। आर्टिकल 338 ए was added to the constitution to make provision for establishment of a separate national commission for scheduled tribes। अभी तक SC ST कमीशन एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब देखा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए प्रावधान किया गया और आर्टिकल 238 ए को जोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों को बांट दिया गया और एक नया आयोग, एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए होगा। तो यानी कि आर्टिकल 368 के तहत SC कमीशन और 368 ए के तहत ST कमीशन का प्रोविजन कर दिया गया। 90th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 90वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003। Provision was made to protect the rights of non-tribal people of Bodoland Territorial Council area while maintaining representation of scheduled tribes and non-scheduled tribes in Assam Legislative Assembly। क्या प्रावधान किया गया? असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बनाए रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र के गैर जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003। By amending the 10th schedule, the defection system was made more stringent. Now only the merger of the entire party will be recognized. By amending Article 75 and 164, the size of the Council of Ministers was also decided। 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करके मंत्री परिषद का आकार भी निश्चित कर दिया गया। केंद्र, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर इन द स्टेट शैल नॉट बी एक्सीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं कि मंत्री परिषद का जो आकार है या जो संख्या है वो सदन की संख्या का अधिकतम कितना हो सकता है? 15%, 15%। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान किया गया। बट वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज 40 और लेस, लेकिन वो सदन जहां पर सदस्यों की संख्या 40 या उससे कम होगी, वहां पर मैक्सिमम केवल और केवल 12 मंत्री ही हो सकते हैं, या मंत्री परिषद में 12 सदस्य ही हो सकते हैं। नेक्स्ट,
92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003। दोस्तों आप जानते हैं हमारे संविधान के 8th शेड्यूल या 8वीं अनुसूची में और 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Thus now there are total 22 languages in the 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, tribes and other backward classes in educational institutes has been made under the provisions of section 4 of article 15 of the constitution। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट, 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। बाय दिस द वर्ड्स छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हैव बीन प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ बिहार स्टेट इन सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 164। इसके द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया है। नाइन्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ वर्ष 2009 में। बाय अमेंडिंग आर्टिकल 334 द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन members was extended from 26th January 2010 for the next 10 years, that is year 2020। अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एक बार फिर से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंगल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से बढ़ा दिया गया अगले 10 सालों के लिए, यानी कि अब आरक्षण का प्रावधान 2020 तक कर दिया गया, यानी कि कुल 70 सालों के लिए। नाइन्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2011। बाय अमेंडिंग द 8th शेड्यूल द नेम ऑफ ओडिया लैंग्वेज वॉज चेंज्ड इनटू ओडिया। 8वीं अनुसूची में संशोधन करके उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा किया गया। तो जिसे उड़िया भाषा कहा जाता था, दैट इज नोन नाउ ओडिया, अब उसे कहा जाता है ओडिया भाषा। नेक्स्ट, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2011। Cooperative societies were given constitutional protection. The right to form a cooperative society was made a fundamental rights as per Article 19। सबसे पहला, सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। A new directive principle was included in the policies of the states so that cooperative societies can be promoted as per Article 43B। A new part that is 9B was added to the Indian Constitution, namely cooperative societies, Article 243Y to
राज्यों की नीतियों में नए नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया जिसके सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सके। अनुच्छेद 43 ख भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 ख को जोड़ दिया गया और आप जानते हैं जिसका नाम सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 243 या ज से लेकर 243 या न तक इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिन्हें 2011 के संशोधन के तहत क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2012। थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 371J was added to the constitution which gives some special powers to the governor of Karnataka for the development of Hyderabad Karnataka region। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 371 ना जोड़ा गया जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। नेक्स्ट, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2014। By this constitutional amendment, the National Judicial Appointments Commission was formed. However, in the year 2015, the Supreme Court declared it unconstitutional। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA, आप जानते होंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में, वॉज इंप्लीमेंटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अंडर द बायलेटरल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974। सम एरियाज वर exchanged by both which affected the boundaries of Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura। In this context, the first schedule of the constitution was also amended। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता लागू किया गया। वर्ष 1974 में हुए द्विपक्षीय भूमि समझौता या भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई थी, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुई थी। इसी संदर्भ में संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया। तो आप जानते होंगे वर्ष 2015 में हमने भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश के कुछ गांवों का विलय भारत राज्य संघ में किया था, जो कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहलाया भारत और बांग्लादेश के बीच में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर भारत राज्य सरकार के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य या किसी और देश को सौंपा जाता है तो फिर उसमें संविधान में संशोधन करना क्या होगा, कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। A new article 246A was added to the constitution which provides that both the parliament and the legislative assemblies of state have the power to make laws on matters related to goods and services tax। याद आ गया? A new article 269A was added to the constitution which provides that taxes on interstate trade shall be levied and collected by the central government in accordance with the recommendations of the GST Council but shall be decided or divided between center and states। संविधान में एक नया अनुच्छेद 246A जोड़ दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि संसद और राज्यों की विधानसभाएं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देंगी। संविधान में एक नया अनुच्छेद 269A जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि अंतरराज्यीय व्यापार के विषय में जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाएंगे, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाएगा। नेक्स्ट,
102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018. This act, which came into effect from 11th of August 2018, provided constitutional status to the National Commission for Backward Classes by inserting Article 338B in the Constitution. 11 अगस्त 2018 से प्रभावी इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338B को जोड़ दिया गया. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो आर्टिकल 338 में एससी कमीशन, 338A में एसटी कमीशन और 338B में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग. 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि पारित हुआ वर्ष 2019 में. The 124th Constitution Amendment Bill was introduced in the Parliament to make a constitutional provision for 10% reservation in government jobs and educational institutes to EWS यानी कि economically weaker sections या economically backward people. This bill amends Article 15 and 16. After being passed in Parliament and getting the President's approval, this bill has came into effect as the 103rd Constitution Amendment Act from January 14th 2019. आर्थिक रूप से पिछड़ा लोगों की सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान करने के लिए संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया. इस विधेयक द्वारा अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन किया गया है. संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह विधेयक 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 14 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया. नेक्स्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020, वही जो हर 10 साल के बाद होता था. 126वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया. 2019 हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 10 years. यानी कि अब ये 25 जनवरी 2030 तक क्या रहेगा, लागू रहेगा. लेकिन अलग क्या हुआ इस बार, द रिजर्वेशन रिसीव्ड बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज एबोलिश्ड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इसी विधेयक के तहत, इसी संशोधन के तहत आंग्ल भारतीयों को जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है. कहने का मतलब आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 का जो अस्तित्व है वो अब समाप्त कर दिया गया. नेक्स्ट, 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2021. दिस हैज अगेन गिवन द स्टेट्स द पावर टू आइडेंटिफाई सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि CEBC, which was abolished by the 102nd Constitution Amendment. Now there can be state list along with the central list of these classes. इसके द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई है, जिसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था. अब इन वर्गों की केंद्रीय सूची के साथ साथ राज्य की सूची भी हो सकती है. और दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया आखिरी संशोधन, लेटेस्ट अमेंडमेंट, 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023. कहने का मतलब हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज से लगभग 75 साल पहले लागू हुआ था, केवल 75 सालों में हमने उसमें 100 से भी ज्यादा बार क्या किए हैं, संशोधन किए हैं, अमेंडमेंट्स किए हैं. और आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है. लास्ट
द 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑल्सो नोन एज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिजर्व्स 1/3 of the seats in the Lok Sabha State Legislative Assembly and the Legislative Assembly of NCT of Delhi for women. This amendment was passed in September 2023 and is a significant step towards increasing women's representation in Indian politics. 106वां संविधान संशोधन, जिसे महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया था और यह भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, इस सेशन में हमने डिस्कस किए अभी तक भारत के संविधान में हुए 106 संविधान संशोधन। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। मैं अभिषेक सुमन आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्विक रिवीजन करने के लिए अगर आपको अमेंडमेंट्स का रिजर्वेशन करना है, रिवीजन करना है अमेंडमेंट्स का, तो आप लिमिटेड से टाइम में, छोटे से ही समय में इनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।